Dear students, I hope all of you are fine and doing well. I am your biology instructor Dr. Jamshed. Dear students, आज हमने UHS biology का जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज इंजाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि इस पूरे यूनिट के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंजाइम का कंसेप्ट कि इंजाइम क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स को, इंजाइम के स्ट्रक्चर को, और देन हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन क्या है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स है हमारे पास, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिसमें हमारे पास इंजाइम कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है और पीएच, इनको डिस्कस करेंगे। और देन हमारे पास इंजाइम इनहिबिशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसकी टाइप्स आ जाती है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और लास्ट में हमारे पास है फीडबैक इनहिबिशन। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस यूनिट के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इंजाइम एक्चुअली है क्या। तो आपने याद रखना है कि इंजाइम 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है दैट इज एक्चुअली कैटालाइजिंग योर बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब इंजाइम्स जो हैं जो बेसिकली रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं आपकी बॉडी में, ये थर्मोलोबाइल कंपाउंड्स हैं। थर्मोलोबाइल क्या होते हैं, जो कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं थर्मोलोबाइल। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इंजाइम्स is actually a protein molecule that speed the biochemical reaction, ठीक है, जो बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करे, स्पीड अप करे, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम एंजाइम का नाम देते हैं, या इन शॉर्ट हम इन्हें 3 डायमेंशनल थर्मोलोबाइल कैटलिस्ट का या बायो कैटलिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, थर्मोलोबाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बेसिकली हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अंडरगोज डिस्ट्रक्शन, डिकम्पोजिशन एंड चेंज इन रिस्पॉन्स टू हीट। अगर आप उनको हीट देंगे तो वो उसको रिस्पॉन्स करेंगे, या तो वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, या उनकी एक्टिविटी के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा। तो इंजाइम्स भी क्या है, बेसिकली बेटा थर्मोलोबाइल सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंजाइम्स हैं, दीज आर एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर, मोस्टली प्रोटीनेशियस है 99%, कोडेड बाय द डीएनए। जिस तरह बाकी प्रोटीन्स बनती हैं बेटा, इंजाइम भी वैसे बनते हैं। मतलब सबसे पहले जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाकर ट्रांसलेट होते हैं, ट्रांसलेशन होती है, और क्या तैयार होती है, प्रोटीन, मतलब कि इंजाइम्स। अब जो इंजाइम्स हैं ये बेसिकली बेटा इन वाइवो मतलब सेल के अंदर भी काम करते हैं, एंड इन विट्रो इन्वायरमेंट मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल भी काम करते हैं। आगे भी इनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंजाइम्स हैं, दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये बात आपने बेटा याद रखनी है कि इंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होती हैं। ये अपने जो सबस्ट्रेट्स होती हैं उन्हें ही ये कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में। मतलब एक इंजाइम का सबस्ट्रेट ए है, ठीक है, तो दूसरे इंजाइम का बी है, तो पहले वाला बी को कैटालाइज नहीं कर सकता और दूसरे वाला ए को कैटालाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास दीज आर नॉट कंज्यूम्ड इटसेल्फ। जो इंजाइम्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, कभी भी रिएक्शन के अंदर खुद को कंज्यूम नहीं करवाते। जैसे आप रिएक्शन में डालेंगे वैसे का वैसा इंजाइम एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको प्रोडक्ट के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आपने याद रखना है बेटा, दीज इंजाइम्स आर रिसाइक्लेबल, मतलब आप इन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये खुद को कंज्यूम नहीं करवाते। अब बेटा आपने याद रखनी है कि विदाउट इंजाइम जो रिएक्शंस की रफ्तार है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, आमतौर पर एक जो इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है 10⁻⁶ to 10⁻14 टाइम एक रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है। ठीक है, इंजाइम। अगर आप इंजाइम यूज नहीं करते तो रिएक्शंस हो तो सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी स्लो होगी कि वो लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इंजाइम है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्ड इंजाइम है दिस इज एक्चुअली क्वाइंड, ठीक है, फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड कौन सा है, लेविनेट। ठीक है, अब देखिए इसे लिवेंडे भी पढ़ते हैं। ठीक है, लिवेंडे का मतलब है इन यीस्ट और इन फर्मेंटेशन। अब 1877 के अंदर विलहेल्म कोने जो था वो हमारे पास साइंटिस्ट था दैट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द टर्म इंजाइम। क्लियर है, ये एमसीक्यूज है कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आपने याद रखना विलहेल्म कोने ने। कब, 1877 में। अगर फर्स्ट इंजाइम की डिस्कवरी को देखें तो 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने 1833 के अंदर फर्स्ट इंजाइम को डिस्कवर किया। उनका नाम था पेन एंड परसोज। ये फ्रेंच केमिस्ट थे। उन्होंने 1833 के अंदर देखा कि जो जर्मिनेटिंग बार्ले सीड है, जब उनको ग्राउंड किया, उसका पेस्ट तैयार किया, ठीक है, और स्टार्च पर डाला, तो स्टार्च की क्या स्टार्ट हो गई, डाइजेशन।
इसका मतलब जो जर्मिनेटिंग बार्लिंग सीड का एक्वस पेस्ट था, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उसे नाम दिया डायास्टेज का। तो हमारे पास 1833 के अंदर पेन एंड परसोज ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया एंजाइम डायास्टेज को फ्रॉम द जर्मिनेटिंग बार्ले सीड। अब इसी डायास्टेज को आजकल आप कैसे किस नाम से जानते हैं? आजकल जो डायास्टेज का नाम है दैट इज अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज हमारे पास स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये स्लेवरी अमाइलेज आपने पढ़ा होगा, टायलिन, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। अब नेचर ऑफ एंजाइम को देखें तो हम इसकी फिजिकल नेचर को भी देखेंगे और केमिकल नेचर को भी देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास फिजिकली और केमिकल एंजाइम की नेचर क्या है। अगर फिजिकल नेचर ऑफ एंजाइम को देखें तो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आपको पता है प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं और मॉलिक्यूलर वेट इनका हमारे पास कितना होता है आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास 10,000 से लेकर 1 मिलियन तक इनका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। और स्ट्रक्चर या तो अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है तो स्ट्रक्चर टर्शरी होगा, और अगर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एंजाइम्स का क्वाटर्नरी होगा। अब हमारे पास जैसे कि एग्जांपल के तौर पर गिवन है कि जो पेरोक्सीडेज है ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 किलो डाल्टन होता है। डाल्टन हमारे पास क्या, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट है, दैट इज 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है। और जो कैटलेज है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैटलेज का होता है 250 किलो डाल्टन। क्लियर बेटा ये बात। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम को देखते हैं तो एंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, आपने याद रखने हैं। अब मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, मोस्टली जो एंजाइम्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि किस पर मुश्तमिल है बेटा, कुछ हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल हैं। अब जो प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं, ठीक है, दैट आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड, आपको पता है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाता है। अब देखिए कुछ हमारे पास एंजाइम्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट प्रोटीनेशियस है, मतलब कि वो बगैर किसी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल के अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। और कुछ ऐसे हैं बेटा जो कि हमारे पास प्रोटीन के साथ साथ उनको नॉन प्रोटीन पार्ट की भी जरूरत पड़ती है, जिसे आप क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर का। तो वो कोफैक्टर के बगैर क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। तो आपने याद रखना है कुछ कंप्लीट प्रोटीनेशियस होते हैं, कुछ प्रोटीन के साथ साथ उनको नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट की भी जरूरत पड़ती है। अब जो देखें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, ये कौन से होंगे, ठीक है, ये RNA होगा। तो कुछ एंजाइम्स के अंदर क्या होते हैं, RNA, और इन एंजाइम को आप नाम देते हैं राइबोजाइम का। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये राइबोजाइम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दैट आर कंपोज्ड ऑफ RNA। ये आपको नजर आएंगे राइबोसोम्स में। और हमारे पास एक एग्जांपल है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये वो राइबोजाइम है जो राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो आपने कहना है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज कंपोज्ड ऑफ RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसे आप नाम देंगे राइबोजाइम का। अब कुछ एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स हैं, बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंक्शन की बात करें तो आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि ये हमारे पास जो एंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करती हैं, स्पीड अप करती हैं। और ये हमारे पास ओनली स्पीड अप द रिएक्शन बट डू नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। ये सिर्फ रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाते। ये जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अगर कम करने के बाद वो आपको एनर्जी आपके पास अवेलेबल है तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कम आपके पास एनर्जी अवेलेबल है किसी भी सिस्टम के अंदर तो फिर वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे पास जो एंजाइम्स हैं ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते, आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप एंजाइम डालते हैं, ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो ना रिएक्शन की रफ्तार इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। ये इक्विलिब्रियम को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। नेक्स्ट बेटा हमें याद रखना है कि जो आपके पास एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है वो 10⁻6 to 10⁻14 टाइम फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। और जैसे कि अगर एक्टिविटी ऑफ कैटलेज एग्जांपल हम ले रहे हैं, कैटलेज का काम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करना ऑक्सीजन और वाटर के अंदर, और इसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स को ये कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 मिलियन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 10 मिलियन पर सेकंड, आपने याद रखना है। और दूसरी बात क्वांटिटी की बात करें तो वेरी मिन्यूट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की निस्बत एंजाइम की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज
यूँ कह लें कि थोड़ी सी मिकदार के अंदर भी अगर आप इंजाइम को ऐड करेंगे रिएक्शन के अंदर तो अपना वो काम कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है, फ्यू इंजाइम्स कैन प्रोसीड विद ग्रेट एफिशिएंसी इन शॉर्ट टाइम। कम टाइम में थोड़े से इंजाइम भी, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को दिखा जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि वन कैटलिस्ट इंजाइम इज सफिशिएंट टू कन्वर्ट 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू प्रोडक्ट जस्ट इन 1 सेकेंड। कि अगर आपके पास एक कैटालेज इंजाइम है तो वो 10 मिलियन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट इन 1 सेकेंड। तो ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज अ रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम में क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि इंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, कि ये सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो एक्चुअली इनके क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। अब देखिए हमारे पास एक आपने बात याद रखनी है कि अगर एक इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जब आउटसाइड ऑफ द सेल या इनसाइड ऑफ द सेल है, इंजाइम्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनके एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज है, ठीक है, पीएच का चेंज है, सबस्ट्रेट का है, इंजाइम कंसंट्रेशन का है, तो इंजाइम का जो एक्शन है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आपने याद रखना है कि हमारे पास जो इंजाइम्स हैं, अगर आप इनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो इनके फैक्टर्स हैं, जो इनकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनको चेंज करेंगे तो इंजाइम्स इनएक्टिव भी हो सकते हैं और डिनेचर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो इंजाइम क्या हो जाएगा, या तो इनएक्टिव हो जाएगा या क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पीएच की बात करें तो ऑप्टिमम पीएच से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, ठीक है, पीएच कम करें या इंक्रीज करें, तब इंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और सम टाइम जैसे कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार भी क्या हो जाती है, इफेक्ट होती है। सम टाइम इंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और सबस्ट्रेट ज्यादा ऐड करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब स्पेसिफिटी की बात करें, स्पेसिफिटी का मतलब वही है कि हमारे पास इस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास या तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं या स्लाइटली लेस स्पेसिफिक होते हैं। अब जो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली ओनली वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाईली स्पेसिफिक वो होंगे दैट रिएक्ट ओनली विद वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे कि सक्रेज है, ये जस्ट सक्रोज को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है, माल्टोज या लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो ये हाईली स्पेसिफिक है। इसी तरह हमारे पास एक इंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये हमारे पास कैटलाइज कर सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन को, जैसे कि ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को भी बाइंड करवा सकता है। इसी तरह हमारे पास कार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड की जो फॉर्मेशन है उसकी फॉर्मेशन को भी ये खुद कंट्रोल करता है, खुद कैटलाइज करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम्स में देखें, ठीक है, तो इनका वर्किंग इन्वायरमेंट है जो कि इन वाइवो भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इनसाइड ऑफ द सेल, या इन विट्रो हो सकता है या आउटसाइड ऑफ द सेल। अब जो इन विट्रो है ये फिर मजीद इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, या तो ये बॉडी कैविटी के अंदर काम करेगा, ठीक है, जैसे कि पेप्सिन स्टोमिक कैविटी में काम करता है, या ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी काम करेगा, जैसे कि कुछ फंजाई के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास आपको पता है कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑब्जॉर्प्टिव है। तो जो ऑब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो अपने इंजाइम्स को आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज करते हैं, सेक्रेट करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या करवाएंगे, डाइजेशन करवाते हैं। मतलब कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको डिकम्पोज करके सिंपल करके क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब अगर कोफैक्टर की बात करें तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो कम्प्लीटली प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन सम इंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ इंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास कोफैक्टर्स एक्चुअली हैं क्या, ये हमारे पास नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है इंजाइम का, विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम, ठीक है। तो हमारे पास इंजाइम के साथ अगर आप कोफैक्टर ऐड कर देते हैं देन जाकर वो इंजाइम्स एक्टिव होते हैं, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट आपने याद रखना बेटा, कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको हर हाल में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। और कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है, दीज आर नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, दैट इज एक्चुअली एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर की टाइप्स को देखें तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन, ये बात आपने याद रखनी है। ऑर्गेनिक में दो टाइप्स हैं, एक आपके पास कोएंजाइम है जो कि लूजली अटैच होते हैं, डिटेचेबल कोफैक्टर्स हैं, लूजली अटैच टू द इंजाइम, और कुछ आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि परमानेंटली कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, किसके साथ, इंजाइम्स के साथ।
और जो इनऑर्गेनिक हमारे पास को फैक्टर्स उन्हें आप नाम देते हैं एक्टिवेटर्स का, और ये भी हमारे पास क्या होते हैं डिटैचेबल इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स होंगे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है कोफैक्टर्स की, फिर इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखें हमारे पास जो इनऑर्गेनिक हमारे पास मेटल आइंस हैं जिन्हें आप एक्टिवेटर्स का नाम देते हैं, ये टेम्परेरली अटैच होते हैं, ठीक है। डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आइन है, फेरस आइन है, ठीक है, कॉपर आइन है, जिंक आइन है। तो जितने भी मेटल आइंस हैं ये एक्ट करते हैं एज अ कोफैक्टर, एज अ एक्टिवेटर। अब देखिए हमारे पास ये अटैच होते हैं विन सबस्ट्रेट गेट बाइंड। जब इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं तब ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर या एक्टिवेटर जाकर अपने इंजाइम के साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे। जैसे कि एग्जांपल आपके पास है, ग्लूकोज में हम एटीपी ऐड करते हैं, ठीक है, इसकी फास्फोराइलेशन करवाते हैं तो इंजाइम हेक्सोकाइनेज है जो कि ग्लूकोज 6 फास्फेट बनवाते हैं प्लस एडीपी। अब हेक्सोकाइनेज तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसके साथ मैग्नीशियम आइन आकर अटैच नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास कोएंजाइम है, ये लूजली अटैच होते हैं किसके साथ, इंजाइम के साथ, और ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, विटामिन्स के। तो जस्ट लाइक इंजाइम्स, कोएंजाइम्स को भी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स आर नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि विटामिन्स क्यों कम मिकदार में आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि विटामिन्स ने क्या बनाना है, कोएंजाइम बनाने। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है एनएडी पॉजिटिव, एटीपी, एफएडी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे कोएंजाइम्स हैं, बनने कहाँ से, विटामिन से बनने हैं। तो जस्ट लाइक इंजाइम, कोएंजाइम को भी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब कोएंजाइम बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं तो उनको बनाने वाले जो प्रिकर्सर या रॉ मटेरियल्स विटामिन हैं उनकी जो क्वांटिटी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है इथाइल हाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से, तो बनता है एसिटल एल्डिहाइड प्लस NADH2। अब यहाँ हमारे पास इथाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो कोएंजाइम है वो क्या बेटा आपके पास NAD पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए प्रोस्टैटिक ग्रुप पे, ये परमानेंटली अटैच होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और आपने याद रखने की कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम होगा इसलिए अलग नहीं हो सकता ये, ठीक है, परमानेंटली अटैच रहेगा, नॉट डिटैच्ड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी ये जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है वो अपने एंजाइम का हिस्सा ही रहता है। अब एग्जांपल क्या है, जैसे आयरन कंटेनिंग आपके पास जो पोरफायरन रिंग है, ठीक है, ये साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं उनके साथ पोरफायरन रिंग परमानेंटली अटैच होते हैं, उसका पार्ट होता है, ठीक है। और पोरफायरन रिंग के सेंटर में क्या होता है, आमतौर पर आयरन प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के दरमियान डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के दरमियान डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आता है। जो एपो एंजाइम है बेटा ये एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, कि मतलब एक एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत थी, ठीक है। अगर आप उसका कोफैक्टर उससे अलग कर देंगे तो वो बन जाएगा एपो एंजाइम, मतलब जस्ट वो प्रोटीन पार्ट होगा, उसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो गया, मैनेज हो गया। अब देखिए ये इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास अपना कोफैक्टर नहीं होता, आपने निकाल लिया है, और ये प्रोटीन इन नेचर होता है। एपो एंजाइम के अंदर कंप्लीट 100% प्रोटीन होती है, और इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है, एपो एंजाइम इज इक्वल टू, ठीक है, होलो एंजाइम माइनस कोफैक्टर। होलो एंजाइम के अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों है, मतलब एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर भी मौजूद है, लेकिन अगर आप उसके में से कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट को निकाल देंगे तो जस्ट प्रोटीन पार्ट बच जाएगा जिसका नाम क्या है, एपो एंजाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास होलो एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर। इसमें एंजाइम मतलब प्रोटीन भी है, कोफैक्टर प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है, तो ये एक्टिव होता है, ठीक है। जब आप एपो एंजाइम को होलो एंजाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो अमाउंट रिक्वायर्ड है कोफैक्टर की एपो एंजाइम या प्रोस्टैटिक ग्रुप की वो आप एपो एंजाइम में ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा होलो एंजाइम एक्टिव। और होलो एंजाइम किसके इक्वल होते हैं, मैंने कहा था एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन प्लस कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एपो एंजाइम में प्रोटीन पोर्शन इनएक्टिव है, इसके पास अपना कोई एंजाइम नहीं है। जब आप इस कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पोर्शन मतलब एक्टिवेटर हो या कोई एंजाइम या प्रोस्टैटिक ग्रुप, जब आप इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, देन ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा और ये बन जाएगा होलो एंजाइम मतलब के होल एंजाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमारे पास एक टर्म है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, दिस इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो एनर्जी एक्चुअली हमारे पास क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और एंजाइम का काम ही क्या होता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना ताकि रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब जो एंजाइम्स हैं दैट कैन नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जस्ट इंक्रीज करते रेट ऑफ रिएक्शन को।
अब क्यों नहीं इनिशिएट कर सकते? क्योंकि जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी अगर सपोज इंजाइम ने कम भी कर दी और तब भी सिस्टम के पास एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इंजाइम्स बिलो द एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये रिएक्टेंट्स हैं, उनकी एनर्जी है। अगर आप इंजाइम के बगैर रिएक्शन करवाते हैं तो ये पाथवे है और ये तब जाकर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट्स और यहाँ हमारे पास जब एक्चुअली बनता है ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक उसकी क्या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन ज़्यादा है। अगर वहीं आप इंजाइम ऐड कर देंगे तो फिर ये देखें ये उसका पाथवे बनेगा, यहाँ तक आएगा मैक्सिमम और फिर ये क्या चला जाएगा? प्रोडक्ट्स की तरफ चला जाएगा। अब देखें ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी? इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की। तो अब देखिए इतनी जो एनर्जी थी, ठीक है, हमारे पास इंजाइम ने आकर क्या करती है? कम कर दी है। अब ये एनर्जी होगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो इंजाइम का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना ताकि जो रिएक्शन है वो क्या हो जाए? जल्दी हो जाए। क्लियर बेटे ये बात? तो आपने याद रखना है कि इंजाइम्स कैन नॉट बी द सब्सटीट्यूएंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंजाइम ऐड कर दें फिर एक्टिवेशन एनर्जी हो या ना हो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है, कि इंजाइम्स का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। कम करने के बाद अगर एनर्जी इतनी होगी सिस्टम के पास तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अब देखें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इंजाइम्स 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर टर्शरी भी हो सकते हैं और क्वाटर्नरी भी हो सकते हैं। टर्शरी कब होगा? आपने याद रखना है जब हमारे पास चेन फोल्ड्स अपॉन देमसेल्व्स, एक चेन है वो खुद अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाएगी और 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेगी। एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होंगे। मोस्ट एग्जिस्टेड स्ट्रक्चर है मोस्टली इंजाइम्स का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वही अपने ऊपर फोल्ड होकर क्या बनाती है? 3 डायमेंशनल, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती है। और जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है आपने याद रखना है ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, रिप्रेजेंटेड बाय एसओ एंजाइम। जो एसओ एंजाइम्स हैं वो मोस्टली क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रखते हैं और ये इनमें एक्टिव साइट्स इनमें भी प्रेजेंट होती हैं। और इसमें जो हमने याद रखना है कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स मोर देन 1 होंगी और अगर टर्शरी स्ट्रक्चर है तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होंगी? जस्ट सिंगल होंगी। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में मजीद हम देखते हैं कि हमारे पास एक्टिव साइट क्या होती है, तो एक्टिव साइट हमारे पास स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द इंजाइम, जिसके साथ सबस्ट्रेट के रिएक्टेंट आकर क्या होता है? बाइंड होता है। दिस इज अ पॉइंट ऑन इंजाइम वेयर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जो हमारे पास एक्टिव साइट है ये जनरली प्रेजेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ इंजाइम, या ये पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और ये मोस्टली इंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट आकर क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 3 डायमेंशनल क्लिफ्ट्स या सर्फेसेज हैं, पॉकेट हैं, ठीक है, छोटा सा हमारे पास स्मॉल कैटालिटिक एक्टिव रीजन होता है जहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट आकर बाइंड होते हैं और वहाँ पर कैटालिसिस होती है और प्रोडक्ट्स बनते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट आपने याद रखने वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन कंपेयर टू द एंजाइम वॉल्यूम, ठीक है, जो एंजाइम का मोस्टली स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और उसमें छोटी सी जो कैटालिटिक साइट होती है उसे आप क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट का नाम देते हैं। तो स्पेसिफिटी जो होती है इंजाइम की ड्यू टू द प्रीसाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट में जो एटम्स की एक प्रीसाइज अरेंजमेंट है जो उसकी शेप को भी डिटरमाइन करती है, उसकी सिमेट्री, उसकी केमिस्ट्री को भी डिटरमाइन करती है, तो वो इंजाइम को क्या बनाती है? स्पेसिफिक बनाती है। अब हमारे पास देखें ये आपके पास एक एक्टिव साइट है, ठीक है, और इस एक्टिव साइट के साथ ये सबस्ट्रेट आकर क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है। तो आप देखें सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की जो शेप्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो एक्टिव साइट ये स्मॉल कैटालिटिक रीजन है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम में मजीद देखें तो एक्टिव साइट जो है इसके 2 रीजन्स होते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है, दूसरी क्या होती है? कैटालिटिक साइट। तो इसका डिफरेंस आप देख लें, हमारे पास ये देखें डायग्राम में, तो ये कैटालिटिक साइट है जहाँ रिएक्शन होगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? दीज आर द बाइंडिंग साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर क्या होगा? अटैच होगा। अब बाइंडिंग साइट क्या है हमारे पास बेटा? ये हमारे पास बाइंडिंग साइट का काम होता है सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना, फिर बाइंड करना और ओरिएंट करना सबस्ट्रेट को, प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर लेकर आना, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनाता है? जब इंजाइम के साथ, ठीक है, बाइंडिंग साइट के साथ सबस्ट्रेट अगर बाइंड होता है तो ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को जो मेंटेन करने वाले इंट्रैक्शन या बॉन्ड्स है वो 4 तरह के हैं, ठीक है। 4 तरह की फोर्सेज हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीसरा आपके पास वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं और चौथी आपके पास नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये 4 फोर्सेज इंट्रैक्शंस हैं जो कि इंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके रखते हैं।
अगर आप कैटालिटिक साइट को देखें तो हमारे पास कैटालिटिक साइट कब एक्टिवेट होती है, जब बाइंडिंग साइट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर एक्टिवेट करते हैं कैटालिटिक साइट को और वो फिर कैटालाइसिस करवाते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाती है और ये हमारे पास मिनिमाइज करती है एक्टिवेशन एनर्जी को। ये कैटालिटिक साइट का काम है, ठीक है। मेन एक्शन हैपन देयर, यहाँ पर एक्चुअली कैटालाइसिस होती है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। और आपने याद रखना है कि कैटालिटिक साइट को फ्यू अमीनो एसिड्स बनाते हैं, मतलब 3 से 12 अमीनो एसिड्स यूजुअली फॉर्म द कैटालिटिक साइट। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की अगर हम बात करते हैं कि कैसे एंजाइम काम करते हैं, तो आपने याद रखना, देखें दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज एक्टिव साइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट आकर कंबाइन होती है तो क्या बन जाता है, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम चेंज द शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड। तो अगर वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो कर रहा है तो उसकी एक्टिव साइट के अंदर कुछ चेंज आएगा, जब चेंज आएगा तो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जब बाइंडिंग हो जाएगी। फिर हमारे पास देखें बाइंडिंग हो गई है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, कैटालाइसिस हो गया तो क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो कैटालाइसिस कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे और एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और इनको दो मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम काम कैसे करते हैं। एक आपके पास है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा आपके पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इनको बारी बारी हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मॉडल है दैट इज लॉक एंड की मॉडल। अब देखिए ये लॉक एंड की मॉडल कहता क्या है, वो कहता है कि लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। जिस तरह एक की एक ही ताले को खोल सकती है, इन द सेम मैनर, ठीक है, एन एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। तो इसी तरह एक ही एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल। तो इसके मुताबिक जो ईमेल फिशर ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, 1894 के अंदर, उसने क्या कहा कि एंजाइम एक्चुअली क्या है, की है, ठीक है, और सबस्ट्रेट क्या लॉक है। तो जिस तरह एक ही की एक लॉक को खोल सकती है, इसी तरह एक ही एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट जो होती है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी एक अपनी डेफिनेट शेप है एंड एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो इसमें एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर हो तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन वो वैसे की वैसे ही रहती है। जैसे कि ये हमारे पास देखें सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये उसकी एक्टिव साइट है, तो ये सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट में हमारे पास मुकम्मल तौर पर फिट आता है। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो हमारे पास देखें बिफोर द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, एक्टिव साइट एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट। अब देखें दिस इज अ सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन हुए, कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, और ये हमारे पास फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट क्या हो गया, अलग हो गया। अब लॉक एंड की मॉडल जो है, ठीक है, ये हमारे पास कहता है कि जो शेप एक्टिव साइट की ये कंप्लीमेंट्री है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट के मुताबिक एक्टिव साइट है तो सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है, अदरवाइज सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें और कहते हैं कि पार्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड टू द एक्टिव साइट। एक ही जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड होगा और नो चेंज इन द एक्टिव साइट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, ना बिफोर द रिएक्शन कोई चेंज आएगा, ना ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड ना ही आफ्टर द रिएक्शन। और सिर्फ एक ही एंजाइम एक ही प्रोडक्ट को, एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैटालाइज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसे आप नाम देते हैं अब्सोल्यूट स्पेसिफिटी का। अब्सोल्यूट स्पेसिफिटी का मतलब है जस्ट वन सबस्ट्रेट, ठीक है, एक ही एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट है। और जो एंजाइम्स लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, ठीक है, ये आपने याद रखने। एग्जाम्पल क्या आपके पास यूरिएज। अब देखिए यूरिएज यूरिया और वाटर का रिएक्शन करवाता है, यूरिया की ब्रेकडाउन होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब यूरिएज किसी और रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता, उसका सिर्फ एक ही रिएक्शन है दैट इज गिवन, ठीक है। तो यूरिएज सिर्फ यूरिया को ही तोड़ सकेगा, किसी और चीज को नहीं तोड़ सकता। तो यूरिएज किसको फॉलो करते हैं, लॉक एंड की मॉडल को, और वो हमारे पास के नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। अब जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये क्या कहते हैं कि जब सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, कि जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो इट इंड्यूसेस चेंज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली। तो ये बेसिकली एक्टिव साइट की शेप के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाता है ताकि सबस्ट्रेट एफिशिएंटली अच्छे तरीके से एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंड हो सके और जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम को अच्छे तरीके से करवा सके, ठीक है। तो इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उसके अंदर चेंज आप ला सकते हैं।
ठीक है। तो कोशलैंड ने 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था इंड्यूस्ड मॉडल, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल कहता था कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है, ये कहते नहीं, इंजाइम की एक्टिव साइट में आप चेंज ला सकते हैं। तो इसकी जो एक्टिव साइट है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन जो एक्टिव साइट है दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप ले लेती है। जब आकर सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आता है, जब रिएक्शन हो जाता है तो दोबारा से एक्टिव साइट अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाती है। जैसा कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड मॉडल को इंजाइम्स फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक इंजाइम्स। अब देखिए बेटा हमारे पास ये डायग्राम है, ये एक्टिव साइट है, दिस इज द सबस्ट्रेट। तो जब ये कन्फर्मेशनल चेंज आता है तब सबस्ट्रेट जल्दी से आसानी के साथ इंजाइम के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें देखें पहले इसकी शेप ऐसी थी, फिर चेंज हुई, ठीक है, इंड्यूस चेंज किया, ठीक है, सबस्ट्रेट ने इंजाइम की एक्टिव साइट में, और जब वो हमारे पास एक्टिव साइट कैटालाइसिस करवा लेती है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो दोबारा वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगी। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें ये चेंज आ रहा है, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आपने याद रखना है कि हमारे पास जो इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो इंड्यूस्ड मॉडल को फॉलो करते हैं, कैन परफॉर्म मोर देन वन रिलेटेड रिएक्शन, ठीक है। उन्हें अब हमारे पास रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक इंजाइम्स का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, जब वो कंबाइन होती है तो आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन H2O2 बनेगा। अब इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करवाते हैं इंजाइम वो CA इंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और हमारे पास एक दूसरा रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। इसको भी जो कैटालाइज करने वाला इंजाइम है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। और हमारे पास देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसी ही कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज करते तो क्या बनते हैं, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो ये तीन तरह के जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, दीज आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस, इनको कैटालाइज करने वाला एक ही इंजाइम है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक इंजाइम कहलाएगा, ठीक है। ये फॉलो करते हैं इंड्यूस्ड मॉडल को। अच्छा, इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं दैट आर एक्चुअली इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। नंबर 1 हमारे पास, ठीक है, आपने याद रखना है कि कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर, और फिर आपके पास है pH। अब देखें हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम पे बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करती है, तो ये आपने इक्वेशन याद रख लेनी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम। कंडीशन लगानी है एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट, कि आपके पास सबस्ट्रेट्स अनलिमिटेड हैं, आप इंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास ग्राफ है जो कि एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक इंजाइम कंसंट्रेशन के साथ क्या है। तो देखिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, बढ़ाते चले जा रहे हैं, किस मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग इन इंजाइम कंसंट्रेशन, कि जैसे जैसे आप इंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है कि आप इंजाइम की कंसंट्रेशन को जितना भी बढ़ा लें, देखिए इंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या रह रहा है, कांस्टेंट। ये क्यों कांस्टेंट रहता है? एक तो यहाँ इक्विलिब्रियम मतलब डेवलप हो जाता है, और दूसरा अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटेड है, अगर सपोज करें कि 100 आपके पास सबस्ट्रेट से आपने 100 इंजाइम्स कर दिए तो 100 प्रोडक्ट्स बन गए। अब आप 120 इंजाइम कर दें लेकिन सबस्ट्रेट आपके पास 100 है, तब आपके पास हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। तो व्हेन विद इंक्रीज इन इंजाइम कंसंट्रेशन रिएक्शन रेट इंक्रीज, लेकिन कब तक, बट अप टू द इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और फिर फर्दर इंक्रीज नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट, ये आपने याद रखना है। तो अब देखें एक्टिव साइट बढ़ाने मतलब इंजाइम की जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज होती हैं। तो जितनी एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी उतने सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब अगर हमारे पास इंजाइम की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है। तो इसके लिए भी हम एक इक्वेशन डिजाइन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन आपने कंडीशन लगा देनी है, दैट इज द अनलिमिटेड इंजाइम कंसंट्रेशन, कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन
इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन कंडीशन क्या है कि एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। क्लियर है बेटा ये बात। तो देखें, अगर सपोज करें कि अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यहाँ क्यों कांस्टेंट होता है कि अगर सपोज करें कि आपके पास यहाँ एंजाइम की कंसंट्रेशन लिमिटेड हो गई, ठीक है, कि आपके पास 100 एक्टिव साइट्स थी, 100 एंजाइम्स थे, आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, हमारे पास 100 सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशन हो गई, मतलब 100 सबस्ट्रेट्स हो गए, वो 100 एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर आप 101 या 110 सबस्ट्रेट कर देते हैं बाइंड, तो तब भी वो 100 ही होंगी, क्योंकि एक्टिव साइट्स कितनी है, 100 है। तो यहाँ पर ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है, इसे कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। और यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होते हैं, और इक्विलिब्रियम क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है, विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, लेकिन कहाँ तक, अप टू द इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट। क्लियर है। और जब आप नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं तो चांसेस ऑफ कोलिजन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि रिएक्शन की रफ्तार पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो 3 तरह के टेम्परेचर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेटेड हैं। नंबर 1 हमारे पास है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम स्टार्ट देयर एक्टिविटी। अगर उससे कम आप टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम विल बी इनएक्टिव, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास बिलो द मिनिमम टेम्परेचर मैंने कहा एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उस टेम्परेचर को आप नाम देंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर का। तो दिस इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शो देयर हाईएस्ट एक्टिविटी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी जो उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 37 है। और सब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 से अगर ऊपर कर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो हमारे पास ह्यूमन एंजाइम्स की जो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर, जहाँ पर एंजाइम्स क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, टीनेचर, ठीक है। तो एट विच एंजाइम्स बिकम टीनेचर, उसे कहेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। और मोस्टली हमारे पास कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम एक्टिविटी विल लॉस्ट एज अ एंजाइम बिकम टीनेचर इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये 3 तरह के टेम्परेचर आपने याद रखने। सिंपली आपने याद रखने, जहाँ एक्टिविटी स्टार्ट हो, एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव हो जाए, मिनिमम। जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो, ऑप्टिमम। जहाँ एंजाइम काम करना बंद करते हैं वो क्या है आपके पास, मैक्सिमम टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, वो इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअली आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी बढ़ेगी, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं या सबस्ट्रेट्स हैं उनकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे। जब चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और साथ ही बेटा हमारे पास जो हीट एनर्जी आती है वो एक्टिवेशन एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये ग्राफ है, देखें जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। एक पॉइंट आता है जहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, जिससे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। ह्यूमन बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, ठीक है। जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्रॉस करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, टीनेचर होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है ये बात। तो आपने याद रखना है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। जब जैसे जैसे आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, डबल। जैसे कि हमारे पास यहाँ x रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है, सपोज बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी थी, x। जब आपने 10 से 20 किया तो रिएक्शन क्या हो गया, 2 टाइम। जब आपने 10 से 30 किया तो रिएक्शन 4 टाइम हो गया। तो जैसे जैसे आप 10 टाइम टेम्परेचर इन 10 टाइम मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, डबल। 10 टाइम नहीं कहना, 10 डिग्री सेल्सियस कहना है। तो फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई 2 टाइम। चले नेक्स्ट बेटा हमारे पास दिस इज अ मिनिमम टेम्परेचर, जहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास एंजाइम टीनेचर्ड हो गया वो कौन सा टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर। और जहाँ पर एक्टिविटी मैक्सिमम है वो क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब देखें एट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। और बियॉन्ड द ऑप्टिमम द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। और ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ कुलियन इंक्रीज हो जाती हैं बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। चांसेस ऑफ इफेक्टिव कुलियन बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चलें, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर पीएच का इफेक्ट क्या है? तो आपने बेटा याद रखना है कि ऑप्टिमम पीएच क्या थी, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है, पीएच रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो पीएच जहां एंजाइम मैक्सिमम काम करता है, उस पीएच की रेंज को आप नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच का। तो देखें हमारे पास पीएच मोस्टली किसको इफेक्ट करती है? टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। अब देखिए, अगर तो आप स्लाइड चेंज लेकर आएंगे पीएच के अंदर, ठीक है, स्लाइड चेंज लाने से क्या होगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो स्लाइड चेंज इन पीएच कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑफ एंजाइम। तो हमारे पास एक्टिविटी जो एंजाइम की वो तो टेम्परेरली तौर पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, या एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम चेंज लाते हैं, एक्सट्रीम चेंज से क्या हो जाता है? हमारे पास जो आयनिक स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स है एंजाइम के वो टूट जाते हैं। तो परमानेंट एंजाइम क्या हो जाता है? डिनेचर, और उसकी एक्टिविटी परमानेंटली क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। ये आपने याद रखने। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देखें, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को ऑप्टिमम पीएच की तरफ लाते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अगर आप ऑप्टिमम पीएच से पीछे आते हैं या आगे जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाता है? कम हो जाता है, और एंजाइम डिनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें, दिस इज ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। स्लाइड चेंज लेकर आएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप एक्सट्रीम चेंज लाएंगे पीएच के अंदर तो एंजाइम मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट ये डायग्राम है कुछ एंजाइम्स के मुतालिक, जैसे कि पेप्सिन और अमाइलेज। देखें, पेप्सिन की मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो आपको pH2 पर नजर आ रही है। दिस इज द मैक्सिमम। इसका मतलब पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है दिस इज अ 2। उससे नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, देखें एक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अच्छा, अमाइलेज को देखें, ये बेसिक मीडियम में काम करते हैं अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो अगर आप देखें 7 पर इसकी जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम नजर आ रही है, उससे नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, अमाइलेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? तो देखें पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 है, स्लाइड चेंज किया 1.8 से लेकर 2.2 और एक्सट्रीम चेंज किया 1 से लेकर 3 तक। क्लियर है? चलें, तो अब नेक्स्ट हमारे पास अमाइलेज की बात करें, ऑप्टिमम पीएच कितनी है? 7। स्लाइड चेंज कितने? 6.8 से 7.2 और एक्सट्रीम चेंज मतलब 7 से या तो 5 कर दें या 7 से 9 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम चेंज हो जाएगा। अब देखें इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले आपके पास स्टोमिक के अंदर एंजाइम पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच गिवन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है। तो देखिए हमारे पास मैक्सिमम कहाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप ऑप्टिमम पीएच की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है और जब आप उससे दूर जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का। इसी तरह देखें ऑप्टिमम पीएच की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ रही है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच पर पहुंच जाते हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, और उससे दूर चले जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? कम। नेक्स्ट हमारे पास ये आपने चार्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं कि जो पेप्सिन है ये हमारे पास इसकी ऑप्टिमम पीएच 2 है, सक्रेज की 4.5 है, इंटेरोकाइनेज की 5.5 है, स्लेवरी अमाइलेज की 6.8 है, कैटलेज की 7.6 है, कीमोट्रिप्सिन की 7 से 8 है, ठीक है। पैंक्रियाटिक लाइपेज की कितनी है जी? 9 है, और आर्जिनेज की सबसे ज़्यादा बेसिक पीएच है 9.7। कैटलेज की पीएच कितनी है? 7.6। ये पास्ट एमसीक्यूज है, आप देखेंगे एमटीकेट के पास पेपर्स के अंदर, ठीक है। जो बुक है उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि कैटलेज की जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है? 7.6 है। तो ये आपने टेबल अच्छे से बेटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम की इनहिबिशन। अब देखिए बेटा हमारे पास एंजाइम की इनहिबिशन क्या होती है? एंजाइम की इनहिबिशन का मतलब है कि एंजाइम काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया जाए, उसकी एक्टिविटी को रोक दिया जाए, तो इससे आप नाम देंगे एंजाइम इनहिबिशन का। तो एनी प्रॉब्लम विद द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एजेंट्स, मतलब इनहिबिटर्स की वजह से अगर उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो इससे आप क्या नाम देते हैं? एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। या आप इसको एक ऐसा प्रोसेस या फिनोमेना भी कह सकते हैं इन विच एन एंजाइम फेल टू कैटलाइज अ रिएक्शन और शो रिड्यूस्ड रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर वो कैटलाइज नहीं कर सकता रिएक्शन को, उसकी एक्टिविटी फेल हो जाती है या उसका रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो इससे आप क्या नाम देंगे? इनहिबिशन का। कौन करवाते हैं एंजाइम की इनहिबिशन? एंजाइम इनहिबिटर्स। ये वो एजेंट्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट रिएक्ट विद द एंजाइम बट आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट तो करती हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इन्हें कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। अब देखिए बेटा हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ इंडोजीनियस इनहिबिटर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं हमारे पास? एक्सोजीनियस। इंडोजिनोसिस जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, वो जनरेट होते हैं इनसाइड द बॉडी, ठीक है,
और आपने याद रखना है रेगुलेशन ऑफ इंजाइम विद इन द सेल, कि वो सेल के अंदर इंजाइम की क्या करवा रहे हैं, रेगुलेशन करवा रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होकर। कुछ हमारे पास एक्सोजीनोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजीनियस इनिबिटर्स होंगे, ठीक है, वो आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, या आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर से आएंगे। जैसे कि हम कुछ मेडिसिन या ड्रग्स लेते हैं जो जाकर बैक्टीरिया के इंजाइम्स को क्या कर देती है, ठीक है, इनएक्टिव कर देती है, उनकी एक्टिविटी को इनिबिट कर देती है, तो वो हमारे पास एक्सोजीनोसिस के थ्रू हमारे पास बॉडी के अंदर एक्योर्ड हुए इनिबिटर्स, ठीक है, वो एक्सोजीनियस आपके पास क्या होंगे, इनिबिटर्स होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे कि पॉइजन, साइनाइड है, एंटीबॉडीज, एंटीमेटाबोलाइट्स, पेनिसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो हैं, सल्फर ड्रग्स हैं, ये सारे इनिबिटर्स हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम नहीं आपने याद रखने, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम इनिबिटर्स, ठीक है। तो इंजाइम इनिबिटर्स के दो टाइप्स हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं, दूसरे आपके पास क्या हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। अब जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं आपने याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो ये जंग लड़ते हैं कि कौन किसके साथ एक्टिव साइट्स के साथ जाकर बाइंड होगा। तो कॉम्पिटिटिव जो इनिबिटर्स होते हैं जो कि मिलता जुलता होता है सबस्ट्रेट के साथ, तो गलती से बाइंडिंग साइट उसको बाइंड करवा लेती है, ठीक है, तो इंजाइम की क्या हो जाती है, इनिबिशन हो जाती है। तो ये हैव रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। अटैच कहाँ होगा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, एक्टिव साइट पर, ठीक है। और ये हमेशा रिवर्सिबल होता है कि अगर सपोज करें कि आपने, ठीक है, एक्चुअल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डी अटैच हो जाएगा और उसकी जगह एक्चुअल सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट को पकड़ लेगा और क्या हो जाएगी, कैटालाइसिस हो जाएगी। तो ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है इसके कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी सबस्ट्रेट की शेप के साथ नहीं होती, ठीक है, और ये हमारे पास अटैच होते हैं ऑन द साइट अदर देन द एक्टिव साइट, जिसे एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स अदर देन एक्टिव साइट पर अटैच होंगे, और जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं ये हमेशा किसके साथ अटैच होते हैं, एक्टिव साइट के साथ। नेक्स्ट आपने याद रखना है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होंगे उनके इफेक्ट को आप रिवर्स नहीं करवा सकते, रिवर्सिबल जो होते हैं उसके इफेक्ट को आप रिवर्स करवा सकते हैं। जो एक्चुअली फीडबैक इनिबिशन होती है ना एंजाइम्स की, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब मैक्सिमम प्रोसेस या फिनोमेना को रेगुलेट किया जाता है, तो जो फीडबैक इनिबिशन है वो एग्जांपल है, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिटर की। क्लियर है बेटा, ये बात आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इफेक्ट ऑफ ओनली रिवर्सिबल इनिबिटर, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कैन बी रिवर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि इसके इफेक्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो जस्ट किसका हो सकेगा, जो कि रिवर्सिबल इनिबिटर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आपने याद रखना है ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की डायग्राम है। देखें दिस इज एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ठीक, और ये इनिबिटर है। तो देखें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, गलती से, ठीक है, एक्टिव साइट के साथ, दिस इज एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट की जगह क्या अटैच हो जाते हैं, इनिबिटर, तो बन जाते हैं एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो तब देखें डायरेक्टली ब्लॉक द एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई है, ठीक है, इनिबिटर बाइंड हो गया एक्टिव साइट के साथ, तो आगे मजीद कैटालाइसिस नहीं होती। क्लियर है बेटा ये बात, ये आपने याद रख लेने देखने। नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में देखें दिस इज अ एंजाइम, दिस इज अ सबस्ट्रेट, दिस इज अ इनिबिटर। तो देखें इनिबिटर और सबस्ट्रेट की कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है ही नहीं। और दूसरी बात आपने याद रखनी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ पर देखें एक्टिव साइट ये है। अब सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच हो भी जाए, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो हमारे पास एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट अटैच हो रहा है, जैसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एक्टिव साइट फ्री है या ब्लॉक एक्टिव साइट नहीं हुई, लेकिन जब इनिबिटर आकर अटैच हुआ है एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट, तो उसने एक्टिव साइट की शेप के अंदर कोई ना कोई चेंज लाया जिससे अब सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, वो भी जाए तो कैटालाइसिस नहीं होगी। दिस इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। क्लियर है बेटा ये बात, चलें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इनिबिटर्स को इनिबिटर्स हम करते हैं, ठीक है, कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इनको हम देख लेते हैं। तो कुछ हमारे पास जो इनिबिटर्स हैं वो रिवर्सिबल इनिबिटर्स हैं जैसे कि कॉम्पिटिटिव, और कुछ ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं जैसे कि नॉन कॉम्पिटिटिव, कुछ ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं। क्लियर है, चलें। तो अब देखें जो रिवर्सिबल इनिबिटर्स हैं ये बाइंड होते हैं विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, थ्रू द नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। किसके थ्रू, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू, मतलब कि पोरली बाइंड करते हैं। डू नॉट परफॉर्म एनी चेंज, एक्टिव साइट के अंदर कुछ चेंज नहीं लाते, एंड कैन बी रिवर्स्ड एज देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन इनिबिटर एंड एंजाइम। अब कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो होती नहीं, जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इफेक्ट क्या हो जाता है, रिवर्स। और जो इरिवर्सिबल इनिबिटर्स हैं ये बाइंड विद द कोवैलेंट इंटरेक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ, ठीक है। और इनिबिटर बाइंड टू द एंजाइम एंड प्रिवेंट द एक्टिविटी, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। और जो इरिवर्सिबिलिटी है ये किस वजह से होती है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब जितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बढ़ाते जाएं तब भी इरिवर्सिबल इनिबिटर एंजाइम से डी अटैच नहीं होगा।
अब एग्जांपल आपके पास है सक्सिनेट, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है कि सक्सिनेट कन्वर्ट होते हैं फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और को एंजाइम है NAD पॉजिटिव, ठीक है। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का एक्चुअल सबस्ट्रेट सक्सिनेट है और प्रोडक्ट है फ्यूमरेट, लेकिन सक्सिनेट से मिलता जुलता हमारे पास एक और सबस्ट्रेट होता है, एक इनहिबिटर होता है जिसका नाम है मेलोनेट, ठीक है। देखिए ये सक्सिनेट है, दिस इज अ मेलोनेट, यहाँ हमारे पास 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। अब अगर सक्सिनेट बाइंड होते हैं तो सक्सिनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा और सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फ्यूमरेट के अंदर। लेकिन अगर इस सक्सिनेट की जगह मेलोनेट आकर अटैच हो जाता है तो ये मेलोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका, सक्सिनेट का। ये आपने याद रखना है। क्लियर बेटा ये बात? चलें, अब एमसीक्यूज आएगा कि सक्सिनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है, तो आपने याद रखना है मेलोनेट है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये सपोर्ट करते हैं लॉक एंड की मॉडल को कि हमारे पास स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो हमारे पास जब सबस्ट्रेट से मिलता जुलता कोई इनहिबिटर आकर अटैच हो भी किया है, लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ठीक है। ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये हम यूज करते हैं एज अ ड्रग इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, ठीक है, जैसे कि सल्फोनामाइड्स, ठीक है। तो हम जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एक्ट करती हैं एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और वो हमारे पास जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं जो उनको ग्रोथ के अंदर या रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं उनको जाकर इनहिबिट कर देती हैं उनकी एक्टिविटी को, ठीक है, जिससे हमारे पास बैक्टीरिया या तो उनकी डेथ हो जाती है या उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो सेल डिवीजन है या उनका जो लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें फीडबैक, जो इनहिबिशन फीडबैक मैकेनिज्म आपके पास है, सॉरी ये देखें ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म है, एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो ये फीडबैक मैकेनिज्म ये वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज कंट्रोल बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, ठीक है। इसे कहेंगे अगर ये अपना ही प्रोसेस हो रहा है, उसका अपना ही प्रोडक्ट उस प्रोसेस के रेट को कंट्रोल कर रहा है, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसे रेट्रो इनहिबिशन या प्रोडक्ट इनहिबिशन का नाम भी देते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म के 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और नेगेटिव फीडबैक को मैंने जैसे बताया रेट्रो इनहिबिशन या प्रोडक्ट इनहिबिशन का नाम भी देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है जी कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस है वो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन क्वांटिटेटिवली, कि जो प्रोडक्ट है जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, इसे कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। और जो नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है, मतलब इसमें हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें नेगेटिव फीडबैक क्या है, तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन क्वांटिटेटिवली। अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डीएक्टिवेट द प्रोसेस। क्लियर है बेटा ये बात? अब देखिए मैंने बताया था कि जो फीडबैक इनहिबिशन है ये एग्जांपल है किसकी, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन की, ठीक है, कि नॉन कॉम्पिटिटिव है मतलब कि एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, और उसका जो इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन वो आकर बाइंड किसके साथ करेगा, एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो ये हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब देखिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए ये एंजाइम जो 1 है, ठीक है, एंजाइम 1 को देखें, ये इसका सबस्ट्रेट है वो अपनी एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ और ये प्रोडक्ट बना। इसका जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम 2 का क्या बन गया, सबस्ट्रेट। एंजाइम 2 का जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट बी बन गया, और जो प्रोडक्ट बी है एंजाइम 2 का वो एंजाइम 3 का क्या बन गया, सबस्ट्रेट, और ये बन गया एंड प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बढ़ रहा था, ठीक है, तो इसी प्रोडक्ट ने गया वापस किसके साथ, एंजाइम 1 के साथ, ठीक है। जब वो एंजाइम 1 के पास गया तो वो एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड नहीं हुआ, वो एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट। अब देखें ये प्रोडक्ट है और ये सबस्ट्रेट है, कोई शेप की सिमिलैरिटी है नहीं है, तो ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अच्छा, और दूसरा बात आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो स्टेरिक साइट एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट बाइंड हुआ है। अब देखें इसकी एक्टिव साइट की शेप क्या होगी, चेंज। जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हुई तो उसका जो एक्चुअल सबस्ट्रेट था उसके साथ बाइंड नहीं हो सका, तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन रुक गया। अब अगर आपने इसको मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे, अगर आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, दोबारा से रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो आपने याद रखना बेटा कि फीडबैक इनहिबिशन किसकी एग्जांपल है, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन की एग्जांपल है। अब ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या आएगी, देखें नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन की एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन।
और नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कौन से हैं, जैसे कि साइनाइड्स है, ये बाइंड करते हैं विद द आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उसका जो नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर है वो क्या है, साइनाइड है। इसी तरह हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, ये भी नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। क्लियर है बेटा ये बात, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, मरकरी, ये सारे हमारे पास हैवी मेटल्स हैं। ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं विद द सल्फ हाइड्रल ग्रुप ऑफ सर्टेन एंजाइम, ठीक है। तो जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स होते हैं, सल्फ हाइड्रल कुछ एंजाइम्स के, तो ये सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स के साथ जाकर बाइंड होंगे, ठीक है, और उनकी जो डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड है उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो इससे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। तो साइनाइड्स और सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। क्लियर है बेटा ये बात। चलेंगे अब जो हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स हैं, ये यूज्ड होते हैं एज अ ड्रग इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन जस्ट लाइक सल्फोनामाइड्स, ठीक है। जिस तरह सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है, ये भी नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स में आते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये जो आज का हमारे पास टॉपिक था दैट इज अबाउट एंजाइम, ठीक है। तो ये जो एंजाइम का यूनिट है कंप्लीट हो गया है, और इसके इंशाल्लाह हम जो डिस्कशन लेक्चर्स हैं इनके एमसीक्यूज़ के वो भी ऐड करेंगे। अब इस यूनिट के अंदर अगर आपको कोई इंक्वायरी फील होती है, कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन है, तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर देना। इस इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो आंसर होगा आपकी इंक्वायरीज़ का वो आपको पुट करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।